स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात चमोली आपदा के अपडेट की कर लेते हैं। तो आपदा के बाद आज 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तपोवन टनल से 3 और शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद अब तक टनल से 9 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं आपदा के 8वें दिन यानी रविवार को कुल 14 शव बरामद किए गए थे, जिसमें ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट साइट से 7 शव बरामद किए गए। एक शव रुद्रप्रयाग से मिला। इस तरह आपदा में अभी तक कुल 55 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 25 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि बाकी की शिनाख्त की जा रही है। जो बैराज साइड का काम था उस पे भी काफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं दोनों साइड से। इधर साइड वाला भी अभी अप्रोच बना रहे हैं और उस पे स्लश पंप लगाया जाएगा उसके बाद, और उधर साइड वाले पे भी अप्रोच का काम चल ही रहा है। और साथ में हमारी एनडीआरएफ भी है। रोड बनाते हुए भी उन्हें जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे संभावना है वो वहाँ पे भी ढूंढ खोज कर रहे हैं थोड़ा सा। और उसके बाद जब स्लश पंप होगा तो प्रॉब्ली ये जो हमारा स्लशी वाटर है वो थोड़ा कम होगा, तो हो सकता है कुछ बॉडीज वहाँ से रिकवर हो सके। और तपोवन में जिस टनल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, न्यूज 18 ने उस टनल का जायजा लिया। तपोवन साइट पर ये वही टनल है जिसके अंदर पिछले 9 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी टनल के अंदर करीब 30 से 35 जो श्रमिक हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो जब मलबा आया, जब बाढ़ आई तो इसी टनल में फंस कर रह गए थे। इसके अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या एससीसी जो कंपनी है जो यहाँ पर काम कर रही थी उसके कर्मचारी हों। दिन रात यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 2 दिनों में 9 बॉडीज़ अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं। आज अर्ली मॉर्निंग भी एक बॉडी रिकवर की गई। कुल मिलाकर अभी तक 9 बॉडी इस टनल से रिकवर की गई। अभी उम्मीद ये है कि बाकी के जो लोग हैं वो लगातार इसी टनल के हिस्से में कहीं ना कहीं उनकी बॉडीज़ भी रिकवर की जा सकती हैं, क्योंकि अभी तक एक उम्मीद थी, की आस थी कि कहीं कोई जिंदा बचा होगा। लेकिन 9 दिन का लंबा समय हो गया है। टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और ख़ासकर जिस तरह से बताया जा रहा है, जो वीडियोज़ टनल के आ रहे हैं कि अंदर मलबे से पूरी तरह से पैक हुई है टनल। जो जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉडीज़ हैं वो पूरी तरह से मलबे के साथ पैचअप हो चुकी हैं। उनको रिकवर करना भी अपने आप में एक बड़ी मुश्किल का काम है। कोशिश ये है कि जो बॉडी अंदर हैं उनको सकुशल रिकवर किया जा सके, तो इसमें भी एक लंबा वक्त लग रहा है। आप देख रहे हैं कि ये ट्रक अंदर से आ रहे हैं। एक समय में एक ट्रक अंदर जा सकता है। वो लूज़ मलबा वहाँ से ला रहा है। हज़ारों घन मीटर मलबा इस टनल में भरा पड़ा है। अभी तक 135-36 मीटर के आसपास तक सर्च टीमें पहुंच पाई हैं, सर्च ऑपरेशन पहुंच पाया है। और ये जो टनल है 180 मीटर बताई जा रही है। 180 मीटर के बाद टी पॉइंट आएगा जहां पर बहुत सारी मशीनें खड़ी हैं ऑलरेडी कंपनी की। तो ये भी उम्मीद है कि जो मलबा इस टनल में घुसा वो उन ट्रकों पर, उन मशीनों पर रुक गया होगा और उसके बाद शेष टनल में केवल पानी भरा होगा। तो ये भी एक उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18 तपोवन चमोली। वहीं टनल में चल रहे रेस्क्यू को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और साथ ही कहा कि शवों के पोस्टमार्टम से पता चल रहा है कि मलबे में दबकर लोगों की मौत पहले ही हो गई थी। पोस्टमार्टम भी वही कह रहा है और हमारा अंदाजा भी यही है कि हादसे के दौरान ही हो गई है इनकी मृत्यु। ये बाद में नहीं, जिंदा नहीं थे, क्योंकि स्लश में दब गए हैं, उसी टाइम स्लश में दब गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले टनल खोद लिया होता तो शायद बच जाते, नहीं, ये दबे हुए शव है। क्योंकि मुझे लग रहा है पूरी टनल में या तो मलबा है या पानी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस एंड से आए हैं और इस एंड के मलबे में फंसे हैं, तो बीच में इसका मतलब कुछ खाली स्पेस लग नहीं रहा है मेरे को। मेरा मतलब अनुमान यही है मेरा। और वहीं अब आपको एनटीपीसी के उस प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखाते हैं जो आपदा के पहले थी, लेकिन अब ये जगह मलबे में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि इसी साइट पर 100 से ज्यादा लोग दबे थे। 7 फरवरी को जब तबाही आई थी तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी साइट पे हुआ था। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा से पहले एनटीपीसी प्रोजेक्ट किस रूप में था और आपदा आने के बाद तस्वीर किस तरह की है।
और तपोवन बैराज में हजारों घन मीटर मलबा जमा है, जिससे अब शवों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इसी बैराज में कई लोग आपदा के दिन दबे हो सकते हैं, लेकिन मलबा को हटाना भी ऑपरेशन में लगी टीमों के लिए आसान नहीं है। लगातार मलबा निकाल रहे हैं और मलबा लगातार आ भी रहा है धीरे धीरे। वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गाद है, स्लश है वहाँ पे, तो ये संभावना ये है। एक छोटा सा वीडियो भी हमने देखा, उसमें कुछ 10-15 लोग वहाँ पर गिर रहे हैं, तो संभावना ये है कि वहाँ पर हमारे जो है कुछ लोग हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से चूँकि अभी रास्ता बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, तो एक तो हम टनल की तरफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक उसके अपोजिट साइड से जो बैराज जहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है, उससे पानी आ गया था, तो उसको हम उससे मलबा डाल के उसको रास्ता बना रहे हैं, ताकि हम वहाँ पर कुछ मशीन लगा के उसको सक कर सकें। और वहीं तपोवन बैराज में काम करने वाले और 7 फरवरी की आपदा के चश्मदीद से न्यूज 18 ने बातचीत की, जिसमें चश्मदीद ने आपदा वाले दिन कैसे अपनी जान बचाई, उसने पूरी बात बताई। आप भी सुनिए। हम मौजूद हैं एनटीपीसी की तपोवन साइट पर, जहां पर टनल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टनल के साथ साथ बैराज का एरिया भी है, जहां पर करीब 100-125 लोग जिंदा दफन हो गए थे। उस बैराज की साइट पर अभी भी हजारों घन मीटर मलबा पड़ा हुआ है। अभी उस पर सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि पूरी तरह से दलदल है। प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए। इस बीच हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो उस समय इसी सेल्टिंग चैम्बर में काम कर रहा था। पीछे से वो बवंडर आया, बाढ़ आई, बड़ी संख्या में जो यहाँ पर 125 लोग काम कर रहे थे वो इसमें दब गए। विपिन उन खुशकिस्मतों में था, विपिन के साथ चंद लोग उन खुशकिस्मतों में थे जो पीछे से बाढ़ आ रही थी और आगे से विपिन भाग रहे थे और सकुशल बच निकले। विपिन, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या नज़ारा उस समय था और कैसे आप इस साइड से बच कर निकले? नज़ारा उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे पानी का सैलाब आया तो हमें तो कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने तो पानी देखा नहीं पहले, लेकिन जब हम इस साइड पे जहाँ ये मशीन लमसम काम कर रही है, हम इसके नीचे खड़े हुए थे, तो जब पानी आया वहाँ से, तो ये हमारा बैराज साइड है, इनटेक साइड है, तो पानी यहाँ से ऊपर आया। जब पानी यहाँ आया तब हमारी नज़र ऊपर पड़ी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही पानी का बहाव देखा तो हम पहले उधर को भगे, जहाँ ये मशीन लगी हुई है, मशीन से हम उधर को भगे पहले। फिर जैसे जैसे लोग कोई उधर से इधर को आ रहा है, समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर हम इधर ही को भगे, जहाँ ये मलबा है, इससे 10 मीटर के करीब हम नीचे थे। जो ये सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से 10 मीटर नीचे हम खड़े थे। तो हम इस साइड से भगे। यहाँ से धीरे धीरे हम धीरे भी क्या, मतलब इतनी स्पीड में आए कि पता नहीं चल रहा था कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। जितनी स्पीड से पानी आ रहा होगा उसी स्पीड से हम भी दौड़ रहे थे। लेकिन जब हम ये सीढ़ी, हमारी किस्मत ये रही कि ये सीढ़ी यहाँ लगी हुई थी। जैसे हम सीढ़ी के ऊपर आए, इस जहाँ पे ये दलदल दिखाई दे रहा आपको, इस दलदल से 10 मीटर हम नीचे थे। फिर वहाँ पे एक सीढ़ी थी, हम सीढ़ी पकड़ के हम ऊपर आए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहे वैसे वैसे पानी हमारे पीछे आता रहा। तो विपिन, जितने लोग आप बच के निकले, जो भाग के आए, कितने लोग थे? हम करीब 35 से 40 के बीच हम आदमी थे यहाँ पे। अच्छा, जो भाग के आए और जो बच गए थे? जो बच गए थे। और जो इसमें दब गए, जो आपके साथ और काम कर रहे थे? ये 120 से 25 के आसपास आदमी थे जो दब गए। जो दब गए थे। ये कितनी डेप्थ होगी इसकी? इसकी कम से कम 25 से 30 मीटर के आसपास यहाँ पे ऊंचाई है, जो पानी सैलाब पूरा भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये विपिन है, जो 7 फरवरी को उस दिन यहाँ पर काम कर रहे थे एनटीपीसी की साइट पर सेल्टिंग चैम्बर में। जिस तरह से विपिन बता रहे हैं कि 20 से 25 मीटर इसकी डेप्थ है, तो आप मान के चलिए कि 20 से 25 मीटर की डेप्थ में पूरा कई हजारों घन मीटर मलबा इसमें भरा हुआ है और इसी में 125 लोग दफन हैं। यहाँ पर अभी सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड से सड़क बन रही है। पहले प्रयास ये करेगी एनडीआरएफ की इसका जो मलबा है उसको पंप करके बाहर निकाला जा सके और उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। ये बेहद टफ काम है, क्योंकि अभी पूरी तरह से दलदल है, हजारों घन मीटर इसमें मलबा है, लेकिन एक टारगेट भी है कि जो बॉडी है उनको हर हाल में रिकवर करना है। ये ऑपरेशन कब तक चलता है, कितने दिनों तक चलता है, यह भी कह पाना बेहद मुश्किल है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, तपोवन, चमोली। और चमोली में आई आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान एनटीपीसी और ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को हुआ है। इसके बाद पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर अब बात चल रही है और सरकार प्रोजेक्टों को
के जीर्णोद्धार के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज भी उत्तराखंड में कई ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट और बैराज हैं जो अपनी उम्र को पूरी कर चुके हैं, जिसको लेकर जल विद्युत निगम अपनी परियोजनाओं के डैम और बैराज को मजबूत करने में जुटा है और 25 साल से अधिक का समय पूरा कर चुके 2 परियोजना इछाड़ी और मनेरी परियोजना के साथ 4 बैराज आसन बैराज, डाक पत्थर, पशुलोक और जोसियाड़ा बैराज की मजबूती का काम मार्च के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से करीब 235 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना चलाई जा रही है। इसमें उत्तराखंड ने भी भाग लिया है और जो यूजेवीएनएल के इसके अंदर 2 बांध और 4 बैराजेज हैं जो कि पुराने हो गए हैं, उनका भी हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और देहरादून से खबर मिल रही है, यहां पर सीएम त्रिवेंद्र रावत घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों को लेकर घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सचिवालय में ये समीक्षा बैठक चल रही है। अधिकारी इसमें मौजूद हैं, जिसमें सीएम सभी से अपडेट ले रहे हैं कि जो भी घोषणाएं की गई थी उनका काम कहां तक पहुंचा है। तो समीक्षा बैठक सीएम की तरफ से, सीएम लगातार चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिस तरह की सरकार ने घोषणाएं की थी उन पे कितना काम हुआ है और सचिवालय में ये समीक्षा बैठक चल रही है। चंपावत से खबर लेते हैं, जहां पर लॉकडाउन के बाद सील कर रहे इंडो नेपाल बॉर्डर को भले ही नेपाल सरकार ने अपनी तरफ से खोल दिया हो, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई फैसला अभी नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय व्यापार पर असर पड़ रहा है। वहीं चंपावत प्रशासन का कहना है कि नेपाल ने बॉर्डर को खोल दिया और जो भी भारतीय नागरिक नेपाल जाना चाहते हैं वो नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर नेपाल में जा सकते हैं। सर 11 महीने से बंद है मार्केट, 11 महीने से पूरा सुनसान हो रहा है बाजार में, तो वो किराया नहीं निकल पा रहा है, दुकानों वर्कर है उनका खर्चा नहीं हो पा रहा है। तब नेपाल सरकार ने खोल दिया है, तो भारत सरकार ने पहल करनी चाहिए इसको खोलने के लिए, जिससे यहाँ के व्यापारियों का रोजगार बढ़ सके। नेपाल सरकार के द्वारा जो भारतीयों को एंट्री देने का प्रावधान किया गया है वो एक रेस्ट्रिक्टिव एंट्री उन्होंने अलाउ किया है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक अगर नेपाल में अगर एंट्री करता है तो उन्हें अपने आईडीज दिखवा कर एक पोर्टल पर एंट्री करवाई जाती है, जिस पोर्टल के माध्यम से एक बारकोड जनरेट किया जाता है और उस बारकोड के माध्यम से ही वो भारतीय नागरिक नेपाल में एंट्री कर सकता है। और विकासनगर से खबर लेते हैं, जहां पर डंपर और कार की टक्कर में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के हरवटपुर चौक का बताया जा रहा है, जहां हादसे में 2 लोग मौत हो गई है। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर बाइक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है, वहीं कार सवार को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला नेहरू कॉलोनी के दुधली रोड का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की तैयारी नरेंद्र नगर राजवंश ने पूरी कर ली है। बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। राजपुरोहित पूजा पाठ के बाद तारीख की घोषणा करेंगे। वहीं इसके लिए नरेंद्र नगर राजवंश के राजपुरोहित और देवस्थानम बोर्ड बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की तैयारी में जुट गई है। महाराजा मनोजेंद्र शाह की जन्म कुंडी से दिन कपाट खोलने का तय किया जाएगा। शुभ होगा उसकी लगन पत्रिका बना करके और उसकी हम लोग घोषणा कल मध्याह्न में 12 बजे। और पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश कम होने से वन विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालात ये है कि सर्दियों के शुरुआती 2 महीनों में ही नॉर्थ जोन में आग लगने की 96 से अधिक घटनाएं घटी हैं। एक रिपोर्ट उस पर देखते हैं। ऐसा शायद पहले ही कभी हुआ हो कि जाड़ों के सीजन में जंगल धो धो कर जल रहे हों। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में जनवरी और फरवरी में जंगलों में आग की 96 घटनाएं घट चुकी हैं। जंगलों में लगी आग ने 146 हेक्टेयर जंगल भी खाक कर दिया। जाड़ों के सीजन में पहाड़ों में जिस तेजी से जंगल धधक रहे हैं, उससे वन विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। और कुल क्षेत्रफल जो प्रभावित हुआ है वो आरक्षित में 90.77 हेक्टेयर
और सिविल वन पंचायत में 55.37 हेक्टेयर। टोटल जो एरिया प्रभावित हुआ इस तरह से वो 146.12 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है। असल में इस साल पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी बीते सालों के मुकाबले आधे से भी कम हुई है। मौसम में आए इस बदलाव से नमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नतीजा ये है कि आग की एक चिंगारी हरे भरे जंगलों को पल भर में खाक कर रही है। जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए वन महकमे ने पिथौरागढ़ में 77, अल्मोड़ा में 76, चंपावत में 55 और बागेश्वर में 29 क्रूज स्टेशन भी बनाए हैं। अभी तक हमने 237 क्रूज सेंटर स्थापित किए हैं। उन पर कर्मचारियों को तैनाती की कार्रवाई की जा रही है, तो ताकि जैसे अग्नि की दुर्घटना हो तुरंत जो है कर्मचारी वहां पहुंचकर उसको बुझा सके। आमतौर पर वन विभाग का फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू होता था, लेकिन इस बार साल भर के लिए फायर सीजन घोषित किया गया है। ऐसे में तय है कि वन महकमों के लिए ये साल चुनौती भरा रहेगा। अब देखना ये है कि विभाग इस चुनौती का डटकर मुकाबला करता है या फिर सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे रहता है। अल्मोड़ा से किशन जोशी और पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नैनी झील में 74 साल के बुजुर्ग ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 1 घंटे बाद बुजुर्ग का शव पुलिस ने निकाल लिया। इस बुजुर्ग की पहचान कृष्णपुर के फिदा हुसैन के तौर पे की गई है। झील में छलांग लगाने से पहले बुजुर्ग ने खुद को बैग के सहारे पत्थर से बांध लिया ताकि वो निकल ना पाए। वहीं सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 2 युवकों ने बुजुर्ग को झील में छलांग लगाते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और झील से शव को बाहर निकाला गया। एक्चुअली रनिंग करने जा रहे थे लेक ग्राउंड में, तो हमने 736 में किसी को कूदते हुए देखा है खाली, और उसकी पीठ दिखे हमें। बस हम सोच रहे थे कि वो तैर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, काफ़ी दूर जा चुका था। आने के बाद में बॉडी देखा तो नहीं मिली रही थी, कांटे डाल के हमने बॉडी निकलवाई है। तो उसके निकालने के बाद उसका आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। आधार कार्ड में उसका नाम फिदा हुसैन है, उम्र करीब 76 साल की है, कृष्णापुर तल्ला में रहने वाला है। और हल्द्वानी से खबर लेते हैं, जहां पर भोटिया पड़ाव के पास चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी के कारण आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते जो कार सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। और उत्तराखंड में आई आपदा पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने मदद का हाथ बढ़ाया है और इस मुश्किल घड़ी में मदद की अपील की है। इस पर खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए, मदद का ऐलान किया और न्यूज़ 18 के महा अभियान की खूब तारीफ भी की। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आपने ये कदम उठाया है, मैंने कहा कि मैं दोनों बातों के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। न्यूज़ 18 को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रारंभ से लगाकर जब ये आपदा आई और इस समय तक आप जिस प्रकार से पूरे देश भर को इस अभियान से जोड़े हुए हैं, ये वास्तव में आपके लिए मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के जख्मों को भरने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आपदा की इस घड़ी में राज्य अकेला नहीं है और इसे करके दिखाया न्यूज़ 18 ने। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने आपदा में राहत के लिए, मदद के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और आपदा प्रभावितों की मदद के लिए बड़ा मंच बनाया। मंच पर सबसे पहले वैज्ञानिकों की टीम आई और बताया कि कैसे ऐसी आपदाओं को रोका जा सकता है और न्यूज़ 18 की जमकर तारीफ की। कला और संस्कृति जगत से जुड़े दिग्गज नरेंद्र सिंह नेगी, हेमंत पांडे, हिमानी शिवपुरी और सुनीता रजवाड़ ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और खुद भी मदद की पेशकश की, लोगों से भी मदद की अपील की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी न्यूज़ 18 के मंच पर आए और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तराखंड को पूरी मदद का भरोसा दिया, जबकि बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्थान के मंत्री बीडी कल्ला ने इस आपदा में उत्तराखंड के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उत्तराखंड में आपदा राहत का जिम्मा संभाल रहे पुलिस प्रमुख डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अब आपदा राहत में कितनी तेजी है और आगे कैसे काम होगा। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने न्यूज़ 18 की मुहिम की खुलकर तारीफ की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी स्वीकार किया कि 2013 की आपदा के बाद राज्य को सबक मिला और इस आपदा में उसका असर दिखा। हरीश रावत ने न्यूज़ 18 के अभियान को खूब सराहा। अच्छी बात ये थी कि
चीफ मिनिस्टर ने पहले 2 दिन बहुत इसमें पहल की, तो उसकी हमने सराहना की। न्यूज 18 के इस कार्यक्रम का समापन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने पहले तो इस पूरी मुहिम के लिए न्यूज 18 को बधाई दी, साथ ही बताया कि उनकी सरकार कितनी तेजी से काम में जुटी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान किया कि सभी प्रभावितों को पूरी मदद दी जाएगी और यही न्यूज 18 की मुहिम का मकसद भी है। इसलिए आपसे भी एक बार फिर अपील है कि इस मुश्किल घड़ी में उत्तराखंड का साथ दें, उत्तराखंड आपदा के लिए मदद करें और उत्तराखंड को फिर से संवारने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 10:30 के लगभग ये घटना हुई और 11:30 बजे तक पूरे जो संभावित क्षेत्र थे कि यहाँ प्रभाव पड़ सकता है इस आपदा का, वहाँ बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी। सब लोग अपने अपने घरों की ओर या सुरक्षित जगह पर निकल गए। हमारे यहाँ रेलवे का काम चल रहा है और उधर रोड का काम चल रहा है और तमाम जितने भी हमारे कस्बे हैं उत्तराखंड में सब नदियों के किनारे हैं, नदी वैली में हैं, तो सबको अलर्ट कर दिया गया। मुझे मालूम है कि उस दिन मैं देहरादून में था, मुख्यमंत्री जी और हम वहीं पर एक कार्यक्रम में थे और अचानक उनके पास जो सूचना आई और हमने कहा आप तुरंत जाइए। वो कार्यक्रम लंबा था लेकिन उनको तुरंत वो वहाँ से निकले और सबसे पहले पहुँचे। और मैंने चीफ मिनिस्टर की और विशेष तौर पर जो हमारे वहाँ फोर्सेस लगी काम पर, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आदि, लोकल पुलिस, यहाँ तक कि समाज सेवी भी सम्मिलित है, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत तत्परता के साथ राहत कार्य को संभाला, बचाव कार्य को संभाला। और रविवार को न्यूज 18 की मुहिम देवभूमि के साथ देश कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने न्यूज 18 की मुहिम की जमकर तारीफ की और न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हरिद्वार में होने वाला महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हरिद्वार तैयार है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी। कौशिक जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। उत्तराखंड में बस कुछ ही दिनों बाद कुंभ शुरू होने वाला है, महाकुंभ शुरू होने वाला है। महाकुंभ को लेकर के क्या तैयारियां हो रही हैं और ऐतिहासिक महाकुंभ होगा हरिद्वार में? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। जो हमारे परमानेंट नेचर के काम थे पूरे हो गए हैं, टेम्परेरी वर्क भी लगभग पूरे हो गए हैं। इस बात माननीय नैनीताल हाई कोर्ट और भारत सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन के मद्देनज़र कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनको पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ हमें आने वाले अतिथियों का स्वागत भी करना है। इसलिए दोनों के बीच में ठीक प्रकार से तालमेल बिठाते हुए ये हरिद्वार सबके स्वागत के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका मदन कौशिक जी। शहरी विकास मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि न्यूज़ 18 की ये मुहिम काबिल तारीफ है। साथ ही साथ मंत्री जी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर के भी ये कहते हुए नजर आए कि इस बार उत्तराखंड में महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। कैमरा पर्सन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।